हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट एग्जाम में पूछे गए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन जो है सुपर फास्ट तरीके से, यानी यह वीडियो जो है आपकी गणित की परीक्षा को देखते हुए एक सुपर फास्ट वीडियो के नाम से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। और दोस्तों, इस वीडियो की एक खासियत होगी कि रिवीजन हम लोग गणित का बहुत फास्ट तरीके से करेंगे, लेकिन हम लोग जो है उसके कॉन्सेप्ट पे काफ़ी फोकस करेंगे कि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन क्या क्या आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहें इस चैनल पे। यदि आप नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग सीधा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 0.01 के स्क्वायर को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये आपको ध्यान देना होगा पहले कि यहाँ लिख रहा है 0.01 के वर्ग को प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले काम कर लो आप यहाँ पे, पहले तो इसको 0.01 से क्या मतलब है कि इसका 2 बार गुणा करना है। यही मतलब हुआ ना, वर्ग का मतलब 2 बार गुणा। तो इसको जैसे ही 2 बार गुणा करेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए आपको पता है कि इसमें 100 से गुणा किया जाता है। देखिए, जैसे आपको कोई कहते 0.5 को प्रतिशत में बदलो तो बहुत आसान है। किसी भी दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो आप इंटू 100 कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। जैसे 0.5 को प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100 कर देना है, यानी दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। यानी इसका मान जस्ट जो है, जैसे ही 100 में 500 का करेंगे गुणा, 100 में 5 का करेंगे 500 आएगा। एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे यानी 50 आ जाएगा। जैसे कोई कह रहा है आपसे 0.75 यानी 0.75 को कोई कह रहा है कि भाई किस में बदलना है, आपको प्रतिशत में बदलो। तो कुछ नहीं करना है, बस 0.75 लिखिए, इंटू आप 100 कर दीजिए, डायरेक्ट 75 आ जाएगा। मतलब 100 से गुणा कर देने। दशमलव संख्या को यदि प्रतिशत में बदलना होता है तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, गुणे 100 कर दीजिए। क्यों करना है? क्योंकि देखिए, नियम तो कहता है कि पहले दशमलव को आप भिन्न में बदलिए। तो 0.75 को क्या लिखा जा सकता है, 75/100 लिखा जा सकता है। अब यह भिन्न में बदल गया 75/100। अब इसे कोई कहे प्रतिशत में बदलो तो फिर आप डायरेक्ट 100 से इसमें गुणा करेंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा। तो आखिरकार आ क्या रहा है, 75। तो अब आप समझ पाए आराम से, जो है चीज़ों को समझ रहे हैं अच्छे से कि कैसे किसी दशमलव संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट किया जाता। अब सवाल इस क्वेश्चन का है तो कुछ नहीं करना, 0.01 गुणे 0.01 लिखना है। अब देखिए होता क्या है, अमूमन जब हम दशमलव संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो दशमलव अंक आपस में जुड़ जाते हैं, 2 स्थान पे ये 2 स्थान पे ये। यह सबसे बेसिक तरीका है कि इसे आप भिन्न में बदल लें। तो इसे 1/100 लिख सकते हैं और इसे भी 1/100 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अब इसे प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100 कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी 1/100 आएगा। यानी इसे लिखा क्या जा सकता है, 0.1 या ऐसा भी कर सकते थे आप 0.01 का होल वर्ग दिया गया, इसका मतलब इसका 2 बार आपको गुणा करना है बस। और चूंकि प्रतिशत में बदलने के लिए हमने बताया है आपको कि सीधा दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही 100 से गुणा करेंगे तो यह जो है दशमलव हट करके 1 हो जाएगा और 1 का जैसे ही इसमें गुणा करेंगे तो आपका 0.01 हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया। अब हम लोग भागते हैं फास्ट जो है। तो अब आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पता चला कि दशमलव संख्या को डायरेक्ट आप जो है प्रतिशत में बदलना है तो बस दशमलव संख्या गुणे 100 कर दो। जो अगला है वो कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है, तो इनके व्युत्क्रम का अंतर बताना है। देखिए दे क्या रहा है, 2 संख्याओं का अंतर। मान लीजिए पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है। अंतर का मतलब घटाना, यानी 2 संख्या का अंतर 5 है और 2 संख्या का गुणन यानी गुणा कितना है, 36 है। अगर कोई कहे कि भाई 2 संख्या का योग
दो संख्या का अंतर 5 है और उसका गुणनफल 36 है, तो आपसे कह रहा है उसके व्युत्क्रम का अंतर बताओ। तो अगर संख्या पहली a है तो उसका व्युत्क्रम 1/a होगा, अगर दूसरी संख्या b माने हैं तो उसका व्युत्क्रम यानी उल्टा क्या होगा 1/b। देखिए व्युत्क्रम क्या होता है जैसे a का आपको व्युत्क्रम बताना है, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम बताना है यानी ठीक उसका उल्टा, यानी a है तो इसका व्युत्क्रम 1/a, b का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा भाई 1/b। जैसे 25 लिखा गया इसका व्युत्क्रम बताना है तो 1/25, या 1/25 लिखा गया है इसका व्युत्क्रम बताना है तो 25, या 1/5 भिन्न है इसका व्युत्क्रम बताना है तो 5 का व्युत्क्रम बताना है तो 1/5। ठीक आप समझ गए। फिर कह रहा अंतर यानी व्युत्क्रम का अंतर मतलब 1/a माइनस 1/b के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आप 1/a माइनस 1/b इसी के बारे में पूछ रहा है तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना है। जैसे ही a का गुणा इसका गुणा इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे, यानी वास्तव में a माइनस b होगा। b का गुणा a में करेंगे इसका 1 में करें तो आएगा b माइनस a, इसको आप a माइनस b लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद इसका गुणा करेंगे तो ab। तो वास्तव में देखिए दो संख्या का अंतर दिया हो, गुणन दिया हो ना, तो आप डायरेक्ट यदि व्युत्क्रम का अंतर पूछे तो बस आपको कुछ नहीं करना, अंतर कितना दिया है a माइनस b का मान 5 और गुणनफल कितना दिया है 36, डायरेक्ट आप 5/36 कर दीजिए। जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आए कि भाई दो संख्या का अंतर दिया गया हो, गुणन दिया गया हो और व्युत्क्रम का अंतर पूछे तो कुछ नहीं, अंतर में केवल गुणन से आपको भाग दे देना है, यानी 5/36 इसका जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों के पास काफी क्वेश्चन है जो है और हर जगह से है, हम आपको ऐसे ही बेसिक नॉलेज देते चलेंगे। एक चीज यहाँ पे समझ लो आप, गुणात्मक प्रतिलोम। एक चीज आपको समझ लो यहाँ पे एक देखिए योगात्मक प्रतिलोम पहले आप समझ लो यहाँ पे। ये योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है भाई, तो जरा ध्यान देना है। जैसे आपसे पूछा जाए 5 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो देखिए 5 का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा, 5 का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो -5 होगा। क्यों होगा? देखिए योगात्मक प्रतिलोम का मतलब दो संख्याओं को यदि आपस में जोड़िए, जैसे कोई संख्या 5 है तो अब उसके योगात्मक प्रतिलोम को जब उसमें आप ऐड करें तो उसका वैल्यू 0 आए, यानी 5 है और 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 होगा, क्योंकि जैसे ही दोनों को जोड़ा जाएगा तो इसका अंतर 0। तो जब दो संख्याओं पर को जोड़ने पर उसका वैल्यू 0 आ जाए समझिए, तो वही योगात्मक प्रतिलोम है। अब कहा जाए 5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए भाई, तो देखिए योगात्मक का मतलब योग से, प्रतिलोम का मतलब उल्टा, यानी योग का जैसे योग करना है लेकिन किससे? उल्टे से, यानी प्रतिलोम। तो 5 का प्रतिलोम क्या होगा? 5 का उल्टा क्या होगा? -5 होगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योग जो है आपका, जैसे कोई कहते आपसे कि -1/2 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो अब इसका योगात्मक प्रतिलोम -1/2 का क्या होगा? (1/2 होगा, तभी तो -1/2 में (1/2 जोड़ेंगे तो इसका मान 0 आएगा। अब आप समझ गए। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है 5 का जैसे गुणात्मक प्रतिलोम बताना है तो इसका हो जाएगा 1/5। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम का मान मतलब होता है कि यदि कोई संख्या है और उसके गुणात्मक प्रतिलोम से उसमें गुणा करिए तो उसका वैल्यू 1 आना चाहिए, यानी दोनों का गुणा। जैसे यक्ष है तो यक्ष का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/x होगा, और जैसे ही दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम के रूप में दो संख्याएं तभी कही जाती हैं जब उनका आपस में गुणा करें उसका मान 1 आ जाए। योगात्मक प्रतिलोम के रूप में दो संख्याएं तभी हो सकती हैं जब उनको आपस में जोड़िए उनका योग 0 आए। चलिए ये चीज समझ गए आप अच्छे से। यहाँ से आपसे यूपी टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हम लोग चलते हैं आगे। अगला जो है वो कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो एक चीज ध्यान देना है, देखिए जो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है पहली, वो आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्यों 2 होती है? क्योंकि देखिए 2 एक ऐसी संख्या है ना जो 1 से कटेगी और स्वयं 2 से कटेगी। तो जो संख्याएं स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं वही संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या यूं कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका केवल 2 गुणनखंड होता है, यानी एक स्वयं और 1 होता है। ठीक है, तो पहली जो अभाज्य संख्या है वो वास्तव में 2 है। लोग गलती कर जाते हैं कि 2 सम संख्या है। 2 सम संख्या है बट अभाज्य है। पहली अभाज्य 2 होती है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7
बात है। इस तरीके से 1 से 10 तक के बीच अगर देखा जाए तो मात्र यही इतनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2, 3, 5, 7। और 1 से 50 के बीच देखेंगे तो आपकी 15 होती हैं। और 1 से अगर 100 तक के बीच अभाज्य संख्याओं को देखा जाए तो 10 होती हैं, सॉरी गलत हो गया, 51 से लेके 100 तक के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और टोटल मिला करके जो है कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं। पहली अभाज्य संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन आपके टेट एग्जाम से लिए गए हैं। आगे कहता है 2 कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 है। देखिए पहली बात तो समझ लो आप, कोटिपूरक क्या है भाई? कोटिपूरक कोण और दूसरा होता है आपका समपूरक कोण। तो ये चीज ध्यान देना है, जब 2 कोणों का योग जो है ना 90 अंश के बराबर होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। जब 2 कोणों का योग जो है 180 अंश के बराबर होता है तो वो समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे एक बार परीक्षा में टेट एग्जाम में दिया गया था कि कौन ऐसा कोण है जो स्वयं का कोटिपूरक कोण है। तो यदि जो है कोण पहला कोण 45 अंश हो और मान लीजिए पहला कोण ए कोण 45 अंश है, और जब अब इसी मान लीजिए आपसे कोई कहे कि 45 अंश का कोटिपूरक बताना है, तो कैसे पता चलेगा भाई? जब 2 को जोड़ेंगे दोनों का योग न 90 अंश के बराबर होना चाहिए। अब एक कोण आपका 45 का है, दोनों का योग 90 है, घटाएंगे तो 45। तो 45 अंश का कोटिपूरक कोण 45 होता है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे दे 60 अंश का कोटिपूरक बताओ, तो 60 अंश का जो कोटिपूरक होगा वो होगा 90 में से 60 घटाएंगे तो 30। तो 30 का 60, 60 का 30, 45 का 45 होगा। ऐसे ही 80 का कोटिपूरक कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 90। अब आप समझ गए कोटिपूरक कोण। समपूरक कोण, जैसे कोई कह दे कि 90 अंश का समपूरक बताइए, तो 90 में 90 जोड़ेंगे तभी ना 180 होगा। तो 90 एक ऐसा जैसे 90 अंश का समपूरक कोण 90 अंश ही होगा, क्योंकि 90 से 180 से 90 घटाएंगे तो 90 आएगा। या आपसे कोई पूछ दे 120 अंश का समपूरक कोण बताइए, तो जब समपूरक कोण पूछेगा तो उस जैसे जिस कोण का पूछेगा, जैसे 120 अंश का पूछ रहा है समपूरक, तो उसको 180 में से उसी कोण को घटा दीजिए। 180 से 120 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा क्या डिग्री? 60 डिग्री, यानी 60 अंश। यानी 120 का जो संपूरक कोण है वो कितना है? 60 अंश है। और अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का योग 180। कहा ही जा रहा है कि यदि 2 कोण का योग 180 अंश के बराबर होता है तो वो समपूरक होता है, और जब 2 कोण का योग 90 अंश के बराबर हो तो कोटिपूरक। इससे संबंधित बहुत ज्यादा आपसे प्रश्न बार बार जो है सुपर टेट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आपको समझ लेना है। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है तो जरा ध्यान देना, यहाँ पे आप ध्यान देना है आपको। वो कह रहा है कि अच्छा 2 कोटिपूरक कोणों का अंतर, मान लीजिए एक कोण ए है, दूसरा कोण बी है। अब इसका अंतर क्या है? 40 डिग्री। तो जब 2 कोटिपूरक कोण का अंतर 40 डिग्री दिया है, तो अब आपसे कोण वो पूछ रहा है कि वो कौन कौन से कोण होंगे। तो कुछ नहीं, अब आप जानते हैं कि 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है तभी समपूरक होता है, सॉरी कोटिपूरक। आपको पता है कि जब 2 कोण का योग 90 होगा तभी कोटिपूरक होगा, यह आपका प्रश्न में दिया है, ये आप जानते हैं। तो बस इसी को हल कर देंगे। देखिए 2 कोणों का अंतर 40 डिग्री दिया है, 2 कोटिपूरक कोण का अंतर 40 डिग्री है। तो आप जानते हैं कि कोटिपूरक तभी होंगे जब दोनों कोणों का योग 90 अंश के बराबर हो। तो ये काट दो, ऐसे 2a बराबर आपका आ गया 9 में 4 जोड़ेंगे, 9 4 13, 130 डिग्री। यानी a का मान कितना आ गया? 130 में आप 2 से 2 छक्का 12, 65 डिग्री। जब 1 का मान 65 डिग्री आ गया तो दूसरा कोण कितना होगा? 90 से आप 35 घटा देंगे, 5 हो जाएगा। यहाँ 8 बच गया तो आपका सॉरी 8 है तो 55 डिग्री, अरे सॉरी हाँ 65 है ना, सॉरी मेरे भाई 65 दिया है, यहाँ गलत हो रहा था। 5 हो जाएगा, 8 25 डिग्री। यानी इसका मतलब देखिए 65 डिग्री में से जैसे ही 25 डिग्री घटाएंगे तो दोनों का अंतर 40 डिग्री। देखिए वो 65 अंश का कोटिपूरक कोण 25 अंश होगा या 25 अंश का कोटिपूरक कोण 65 अंश होगा। इन दोनों का अंतर करेंगे 40 अंश आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योग कितना आएगा? 90 अंश आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो 65 डिग्री और 25 डिग्री होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे कह रहा है इकाई का अंक ज्ञात करो। कहता है 378 गुणे 236 गुणे 400
59 इंटू 312 में इकाई का अंक ज्ञात करना। ऐसा आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई अगर इनका आपस में गुणा किया जाए तो इकाई की जगह कौन सी संख्या आएगी, यही बताना होता है। जब भी ऐसा सवाल आए तो आप लास्ट के इकाई के अंक को बस ले लीजिए, बाकी किसी अंक से मतलब नहीं। तो 8 गुणे 6, 9 गुणे 2। अब यहाँ देखो आप 8 में 6 का गुणा करिए 48 आ रहा है, 9 में 2 का करिए 18 आ रहा है। अब यहाँ भी दहाई से नहीं मतलब, सिर्फ इकाई ले लीजिए। 8 गुणे 8 कर दीजिए, 8 8 64, यहाँ इकाई की जगह कितना आ गया 4। तो इसका आंसर क्या आने वाला है मेरे भाई 4। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। या एक क्वेश्चन और आता है, जैसे मान लीजिए 3 7 5, जैसे 375 की घाते 1000 लगा है। अब यहाँ पूछा जा रहा है इकाई के जगह क्या आएगा। तो जरा ध्यान देना, यदि इकाई के जगह 5 है, उसकी कितना भी पावर आप लगा दो, इकाई के जगह हमेशा 5 ही आएगा। तो इसका मौखिक जवाब है 5। जैसे आपका 216 की पावर मान लीजिए 345 दिया है और कह रहा है कि इकाई की जगह क्या आएगा। अगर यहाँ 6 है तो 6 का जितना पावर लगा लो, इकाई की जगह 6 आएगा। यदि मान लीजिए लास्ट में 381 की पावर जो है 200 लगी है, भाई इकाई की जगह 1 है, 1 का चाहे जितना भी पावर कर लो उसका वैल्यू 1 आएगा। तो सो आप समझ पा रहे हैं, या ऐसे देता है या इस तरीके से देगा। तो बस आपको इकाई का अंक ले लेना है, गुणा कर देना है, फिर इकाई का अंक लेके कर देंगे। अब आप समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और हर प्रकार के क्वेश्चन है, सब पे डिस्कस करना है। अगला क्वेश्चन है पाई कैसी संख्या है। देखिए पाई एक अपरिमेय है, ठीक है, अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है भाई? क्योंकि पाई का मान जो होता है ना वो 22/7 वह परिमेय संख्या होता है, या पाई का मान 3.14 वह परिमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि 3.14 को भी आप जो है 314/100 लिख सकते हैं। लेकिन जो पाई है ना, जो यह पूर्णांक है ही नहीं। तो मेरे भाई जो पूर्णांक नहीं है ना, तो वो परिमेय कैसे होगा? देखिए मैंने परिमेय और अपरिमेय के ऊपर जो है वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या के ऊपर बहुत ही यूनिक वीडियो बना रखी है। ऐसी वीडियो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी, इतना क्लियर कट स्पष्ट। तो आप जाके यहाँ पे आप परिमेय अपरिमेय संख्या की वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। सारी चीजें उसमें कम से कम 7-8 क्वेश्चन यूपी टेट एग्जाम से उसमें लिए गए हैं, ठीक है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पूर्णांक नहीं है भाई, तो वो आपकी संख्या के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। कहता है अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों का अंतर क्या कर। जैसे कोई मान लीजिए एक स्टूडेंट, मान लीजिए 10 छात्र हैं और 10 छात्र के गणित का मान लीजिए डाटा दिया गया, जैसे कोई 10 नंबर पाया, कोई 19 नंबर पाया, कोई 48 पाया, कोई कुछ इस तरीके से 10 छात्रों का, लास्ट वाला कोई लड़का 49 पाया। तो अगर ये कह रहा है कि अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों का अंतर क्या कहलाता है, तो देखिए जब अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों का जो अंतर होता है ना, वही परास कहलाता है, जिसे आप रेंज कहते हैं। तो रेंज परास कैसे निकलता है भाई? जो सबसे उच्चतम प्रेक्षण है, यानी जैसे मान लीजिए सबसे हाईएस्ट मार्क 49 है और सबसे लोवेस्ट मार्क क्लास का कितना है आपका 10 है, तो इनका जो अंतर आएगा ना, यानी 49 में से 10 घटाएंगे 39, वही आपका परास बोला जाता है। तो यह पूछा गया था कि अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों का अंतर क्या कहलाता है? कहलाएगा आवृत्ति, वर्ग, माप, परिसर। तो आप बताएंगे परिसर, या उसी को आप परिसर या रेंज बोलते हैं, या उसको परास भी कह सकते हैं, रेंज, ठीक है। तो परिसर कैसे निकलता है? आप उच्च में उच्च जो डाटा होता है उसमें निम्न वाला डाटा घटा देते हैं, ठीक है। तो परिसर। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग पूछ रहा है, ठीक है मेरे भाई, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग। तो देखिए इसके लिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं, कोई भी अगर देखिए अगर कोई भी बहुभुज है, जैसे मान लीजिए पहली बात तो त्रिभुज से लेकर के, यानी 2 भुजाओं से जब अधिक आकृतियां, जब जैसे 2 या 2 से अधिक, देखिए 2 से तो कोण बनता है, देखो एक भुजा हो गई है, 2 भुजा से कोण बनेगा। अब 2 से अधिक भुजा रहेगी तभी बहुभुज बनेगा, त्रिभुज बन जाए, चाहे चतुर्भुज बन जाए, चाहे आपका पंचभुज बन जाए, चाहे षष्ठभुज बन जाए। तो इनके अंतःकोणों को, जब अंतःकोण का मतलब इसके अंदर का कोण, ठीक है, तो उसके निकालने का मात्र एक फार्मूला है, वो तैयार रखना है भाई। अंतःकोण कैसे निकलता है किसी बहुभुज का? तो 2n-4 अपान 2n-4 अपान, यानी यहां लिखते हैं 2n-4 इंटू 90 डिग्री, यही होता है। 2n-4 इंटू 90 डिग्री से निकलेगा, कुछ नहीं। जहां n क्या है,
यन का मतलब मेरे भाई भुजा। जैसे यह 5 भुजाओं वाले का पूछा है कि पंचभुज के सभी अंतःकोण, तो यहाँ यन का मान 5 हो जाएगा, तो 2n यानी 2 गुणे 5 माइनस 4 गुणे 90 कर देंगे। तो 10 में से 4 गया, कितना हो गया भाई 90, तो 10 में से 4 गया 6, 6 गुणे 90, 6 9 54, 540। जैसे चतुर्भुज का पूछता वर्ग आयत का, तो देखिए इसकी 4 भुजा होती है, तो 2 गुणे 4 माइनस 4 इंटू 90 आप करते, तो 4 दूना 8, 8 से 4 गया 4, 4 गुणे 90, 9 चौको 36, 360 अंश। या आपसे षष्ठभुज का पूछता 6 भुजा वाले का, तो n का मान 6 हो जाएगा, तो 2 गुणे 6 करते 2n माइनस 4 इंटू आप 90 कर देंगे, तो 6 दूना 12 यानी 8 4 12, 8 आ रहा है, 8 में 90 का गुणा कर देंगे 720 डिग्री अंतःकोण। इस तरीके से किसी का भी आपसे पूछेगा त्रिभुज का, चतुर्भुज का, पंचभुज का, षष्ठभुज का। देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, निकल जाएगा 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री से त्रिभुज का निकलेगा। देखिए 2n, n का मान 3 भुजा है, गुणे 4 इंटू 90, तो 3 दूना 6, 6 से 4 गया 2, 2 गुणे 90 कर दीजिए 180 डिग्री आ गया आपका। तो इस तरीके से जो है किसी भी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब चलिए और एक चीज ध्यान देना, अब आप जो है ना, एक मैंने जो है बहुभुज पॉलीगन के ऊपर बहुत यूनिक वीडियो बना रखी है। मैं बता रहा हूँ, अब बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि आप अपने जो है वीडियो का प्रचार करें, लेकिन वास्तविकता ये कि आप यदि मेरे पॉलीगन बहुभुज यानी जो पॉलीगन के नाम से मैंने वीडियो बना रखी है, जाके देख लो। सारे क्वेश्चन में वहाँ भी जो है टेट, सुपर टेट एवं यूपीएसआई से संबंधित सारे क्वेश्चन दिए गए, बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा मैंने वहाँ पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 138 अंश के संपूरक कोण का कोटि पूरक। देखो कह रहा है 138 अंश के संपूरक कोण का कह रहा है कोटि पूरक कोण। तो पहली बात तो 138 अंश का हमें संपूरक कोण निकालना होगा, तो कुछ नहीं, आप 180 में से 138 घटा देंगे तो इसका संपूरक कोण मालूम हो जाएगा। फिर इस संपूरक का आपको कोटि पूरक पूछ रहा है, तो यहां देखिए 2 बचेगा, 7 है तो 4 हो जाएगा 42। तो अगर 138 अंश का संपूरक देखा जाए तो 42 डिग्री आ रहा है। अब 42 अंश का हम लोगों को क्या बताना है भाई, कोटि पूरक। तो कोटि पूरक का मतलब वो कैसे पता चलेगा, जब 90 में से आप 42 घटाएंगे तो 0 10 तो 8, यहाँ 8 तो 48 डिग्री आ जाएगा। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके ऊपर काम हो चला है इसलिए ज़्यादा समय नहीं देना। देखिए 2 संख्या का योग एवं गुणन दिया गया है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रम। देखिए यहाँ सवाल था अंतर दिया था गुणन, यहाँ 2 संख्या का योग दे रखा है और गुणन दे रखा है, और आपसे क्या कह रहा है तब यहाँ देखिए योग देगा तो योग पूछेगा, व्युत्क्रम का योग। वहां क्या था, अंतर दिया था और गुणन दिया था, तो व्युत्क्रम का अंतर पूछा था ये चीज। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो a माइनस बी ए बी आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी अपान ए बी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या इसका मान दिया गया है 11 और इसका मान क्या दिया गया 18, तो a प्लस बी की जगह योग में गुणन से भाग दे देना है भाई, कुछ नहीं, बस इसका आंसर है 11/18 हो जाएगा, इसका आंसर 5/36, बस कुछ नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि ये भिन्न है, कहता है इसमें सबसे बड़ी भिन्न बताना। जब भी भिन्न वाला सवाल आ जाए, कई भिन्न हो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, तो आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, यहाँ से सबसे बड़ी सबसे छोटी भिन्न हम बता सकते हैं। आपको बस दशमलव में बदलना है। जैसे देखिए 3/2 है तो इसको दशमलव बदलेंगे, 2 का भागा 3 में दीजिए, 1 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, नहीं जाएगा, 0 बढ़ेंगे पॉइंट बढ़ा के, तो 2 5 10, इसको 1.5 लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखेंगे 3 × 3, अब बच गया 1 10, तो 3 तिली का 9, फिर 3 तिली का 9, यानी 1.3 आ रहा है इसका मान। इसका मान 1.5, इसका मान देखिए भागा नहीं जाएगा तो दशमलव लग जाएगा, फिर 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 9 54 ज़्यादा 7 बार, 6 7 42 हो जा रहा है, 42 का मतलब 8 बचेगा, फिर 8 बचेगा तो 6 का भागा नहीं, 1 मिनट रुको आप, जैसे आप ऐसे दे लो आराम से, देखिए दशमलव बढ़ा के 50 हो जाएगा, तो 6 7 42, 6 48, ओह सॉरी 8 बार जाएगा, 8 6 48, तो 48 आने पर 2 बचेगा, यानी 6 दूना 12, 6 तिलिक 18, यानी 8.0.83 आ गया। ऐसे ही 9 में भागा देंगे 7 का, तो 1 बार जाएगा,
और फिर आपका क्या आने वाला है 7 2 9 2, तो 7 तिली कहीं ज़्यादा हो जाएगा, 7 2 9 14 1.2। तो अब आप देख रहे हैं कि 1 किसका सबसे बड़ा मान किसका है भाई, 1.5 है कि 1.3 है कि 1.2 है कि ये, तो ये तो ऑलरेडी सबसे छोटा की बात की जाए तो ये है। और सबसे बड़ा की बात की जाए, देखिए 1.5 बड़ा है 1.3 से और 1.2 से, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी 3/2। तो कोई जब भी ऐसा सवाल है आप समझ लें दशमलव में मैंने भिन्न को दशमलव में कन्वर्ट करके बहुत आसानी से जल्दी से फास्ट तरीके से लगाया जा सकता है। नहीं तो ऐसे जब बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं तो एलसीएम लेने में दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन है पहली संख्या 350 को 20% बढ़ाकर बाद में 20% कम कर दिया जाता है, अंततः इसके मान में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि। देखिए यहाँ कह रहा है कोई संख्या 350 है, पहले इसके मान में 20% की वृद्धि की जाती है, 20% की वृद्धि होती है, अब बाद में इसके बाद क्या किया जाता है, इसी में जो है 20% की कमी दर्ज कर दी जाती है। तो कहा जा रहा है कि देखिए एक चीज ध्यान देना, जब सेम वृद्धि की जाए सेम कमी कर दी जाए बराबर, तो ऐसे हालात में हमेशा कमी होती है, एक चीज ध्यान देना। तो यहाँ पे देखिए यानी मैं एक चीज ध्यान देना, जैसे आपसे कोई कहे 10% की किसी संख्या के मान में वृद्धि की गई अब बाद में कमी कर दी गई, या 10% की कमी की गई बाद में वृद्धि की गई, तो यदि ये दोनों जब सेम हो तो ऐसे हालात में हमेशा जो है क्या होती है, कमी होती है। यानी जो सेम वृद्धि कमी हो रही है उसको लिख लीजिए, उसका होल वर्ग कर लीजिए, सेम का वर्ग बटा 100, यानी 20 का वर्ग क्या होगा 400 और बटा 100 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा 4। लेकिन ऐसे में हमेशा क्या होती है बतलाया गया, कमी होगी, यानी कमी कै % की हो गई 4। और नहीं तो एक ट्रिक होता है a + b + ab/100, पहले 20 बढ़ रहा है तो a 20 लिखिए, कमी हो रही तो -20 करिए, प्लस 20 गुणे -20/100, प्लस 20 से -20 कट जा रहा है, इसीलिए तो कहा जा रहा है सेम का वर्ग। ये तरीका यहीं से बना, 20 का वर्ग तो देखो 0 से 0 कट गया, -2 + 2 माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4%। ठीक है चलिए समझ गए। कभी भी यदि ऐसा क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा, अगर सेम वृद्धि किसी वस्तु के मान में यदि एक बार सेम वृद्धि की जाए और सेम कम बाद में कमी कर दी जाए, या पहले कमी कर दी जाए बाद में वृद्धि कर दी जाए, तो ऐसे में जो है हमेशा जो है कमी ही होती है। जैसे लाभ हानि का हो तो वही हमेशा हानि ही होगी। ठीक है चलो आप अगला जो क्वेश्चन है कहता है 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99। देखिए 3 की 3 क्रमागत गुणज, देखो इसका मतलब 3 की 3 क्रमागत गुणज, तो 3 के गुणज का मतलब 3 के पहाड़े से मतलब है। अब वो 3 क्रमागत कह रहा है तो हम लोग को क्रमागत तो मालूम नहीं है, लेकिन मान लेंगे पहला क्रमागत x है, अगली क्रमागत संख्या x + 1 है, फिर उसके बाद वाली x + 2 है। तो 3 क्रम से आने वाली संख्याएं हो गई, और 3 की देखिए 3 की 3 क्रमागत, तो 3 की 3 क्रमागत गुणज कह रहा, जहां गुणज नाम आए समझिए गुणा से मतलब है किसके गुणा से 3 के। तो 3 क्रम से आने वाली संख्या वो क्या होंगी 3 क्रमागत, मान लो पहले x + 1 x + 2, और इन्हीं का योग क्या बतला रहा है 99। तो बस 3 से काट दीजिए, यहाँ पे कितना आ गया 33। x 3 बार है, 3x है, 3 × 1 = 3 है। अब 3x बराबर कितना आ जाएगा 33 से 3 गया 30, तो x का मान कितना आ गया 10, यानी वो 10 है। उसके बाद 10 में x + 1 करिएगा तो क्या वही 11, और अगली x + 2 करिएगा तो यानी 10 11 12। तो इसका मतलब क्या हो गया, वे संख्याएं यानी ये गुणज हैं। तो ये 3 के कौन कौन से हैं गुणज, यानी 3 10 जा है, 3 11 जा है, 3 12 जा, यानी वो गुणज क्रमशः होंगे 3 10 जा यानी 10, 3 दहा में, 3 11 और 3 12, यही वो उसके गुणज माने जाएंगे। अगर संख्या कहेगा तो गुणा करके लिख देंगे, यानी 10 3 30, 11 3 33 और 12 3 36, 30 33 36 वे संख्याएं होंगी। ठीक है चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि विभाजनी का उपयोग कहाँ किया। देखिए जो विभाजनी होती है ना, एक नाम आता है विभाजनी, जो है विभाजनी होती है, जो विभाजनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप बता देंगे रेखा खंडों की लंबाई नापने के लिए, रेखा खंड की लंबाई नापने के लिए विभाजनी यानी दूरी जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी ऐसे दूरी टाइप का नहीं होता है,
तो विभाजनी का प्रयोग जो है रेखाखंड की लंबाई नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, रेखाखंड की लंबाई नापने के लिए किया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। कहता है 15 सेमी भुजा वाला एक घन है, एक बड़ा घन है, मान लीजिए एक बड़ा घन है, एक बड़ा सा क्यूब है जो 15 बाई 15 बाई 15 का घन है। अब उसमें से कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर 3 बाई 3 बाई 3 सेंटीमीटर का कितना घन काटा जाएगा। तो बहुत आसान है, उसके द्वारा देखिए कह रहा 15 सेंटीमीटर के घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले के कितने घन काटे जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बड़े घन का आयतन निकाल लीजिए। तो आयतन कैसे निकलेगा, घन का आयतन 3 बार गुणा कर दीजिए, क्योंकि घन का आयतन जो होता है ना मेरे भाई वो a क्यूब होता है। तो बस, और इसका 3 गुणे आप 3 कर देंगे, 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15, 5 25 5 125। देखिए 15 बाई 15 बाई 15 का घन है। अगर 15 सेमी का कोई घन है, उसमें से 3 सेमी का घनाकार टुकड़ा काटा जाना है, तो कितना टुकड़ा कटेगा, 125 टुकड़ा कटेगा। कैसे आता है, बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन से भाग दे देंगे तो टुकड़ों की संख्या आ जाएगी। बात समझ पा रहे हैं, बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन से भाग दे देना है। आगे देखिए कह रहा है कि एक सरल रेखा पर स्थित बिंदु, जैसे कोई सरल रेखा है तो इस पर स्थित बिंदु के बारे में पूछ रहा है। तो इस पर अनंत बिंदु होंगे भाई। एक सरल रेखा पर कितने बिंदु खींचे जा सकते हैं, तो कोई एक सरल रेखा है तो उस पर बिंदुओं की संख्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अब देखिए बात कह रहा है कि कोई प्रिज्म है ना, प्रिज्म के कितने शीर्ष होते हैं, जरा ध्यान देना आप, प्रिज्म के शीर्ष की बात कर रहा है। तो देखिए जो प्रिज्म होता है ना, कुछ आपका इस तरीके से होता है। जैसे ये मान लीजिए ये प्रिज्म है आपका, अब इसको प्रिज्म बोला जा सकता है, ये प्रिज्म है। प्रिज्म की कितनी सतहें होती हैं, देखिए 1 सतह 2 सतह 3 सतह 4 सतह, नीचे वाली 5। तो प्रिज्म की सतह की पूछा होता आपसे तो 5 बताते। लेकिन शीर्ष देखिए जरा, एक शीर्ष देखिए, शीर्ष कहाँ बनेगा, जहां 3 भुजाएं मिलेंगी, यानी 1 2 3। तो 1 शीर्ष 2 शीर्ष 3 शीर्ष 4 शीर्ष 5 शीर्ष 6 शीर्ष। शीर्षों की संख्या प्रिज्म में 6। देखो अब 6 शीर्ष बनेंगे। आप देखो एक शीर्ष यहाँ बन रहा है, 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6। तो यही प्रिज्म की आकृति है, आपका प्रिज्म माना जाएगा। ठीक है, तो सतहों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कहता है एक आयत की लंबाई को पहले से 60% बढ़ा दिया गया और कह रहा है चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि क्षेत्रफल के ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। तो देखिए लंबाई में वृद्धि हो रही है, कितने की हो रही है, 60% की। चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी होगी, यही आपसे क्या कर रहा है, कितना प्रतिशत की जो है कमी होने वाली है, यही आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन क्षेत्रफल पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जब ऐसा सवाल आए कि क्षेत्रफल ज्यों का त्यों रहे, लंबाई को बढ़ाएंगे तो ऑलरेडी चौड़ाई घटाना पड़ेगा, अगर चौड़ाई को बढ़ाएंगे तो लंबाई घटाना पड़ेगा। कारण यह कि एरिया वही है। जब ऐसा सवाल आए तो इसको लगाने का तरीका होता है r × 100/100 + r प्लस माइनस r का %। अगर जैसे देखिए यहाँ लंबाई बढ़ रही है तो 100 + r लिखा जाएगा, अगर यही लंबाई घटती तो 100 - r होता। अब किस रेट से बढ़ रही है भाई, 60 के रेट से, तो 60 × 100 कर देना है। लंबाई 60% बढ़ा दी गई तो 60 × 100 करिए, लेकिन लंबाई बढ़ा दी गई ना तो 100 में उस वृद्धि को जोड़ेंगे, यानी 100 में 60 जोड़ेंगे 160, जो आएगा उतना प्रतिशत, यानी 60 × 100/160। इसको हल कर देना है, जो भी आएगा जैसे आपको काटेंगे 2 3 6 2 चौको 8 25 चौको 100 25 3 75। तो पहले से जो है देखिए 75 आ रहा है, तो पहले से 75 जो भी चौड़ाई होगी उसको 75% की क्या करनी होगी, आपको कमी करनी होगी। एक तो ये सवाल आता है, एक तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि एक आयत की लंबाई को पहले जो है मान लीजिए उसकी लंबाई को 20% बढ़ाया जा रहा है और चौड़ाई को जो है 10% घटाया जा रहा है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चूंकि यहाँ लंबाई बढ़ा रहे हैं या लंबाई को बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई घटा रहे हैं, तो क्षेत्रफल पर फर्क, वहाँ क्या है अंतर समझिए, क्षेत्रफल समान होना चाहिए। लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई घटेगी, तो उसको लगाने का फार्मूला अलग है, r × 100/100 ± r से लगेगा। वृद्धि होने पर प्लस करेंगे, कमी होने पर माइनस करेंगे। ठीक, यहाँ इसको लगाने का जो तरीका होता है, ट्रिक होता है, वो होता है a + b + ab/100। a का मतलब मान लीजिए वृद्धि से मतलब है लंबाई बढ़ रही है,
वृद्धि है तो +20, कमी है चौड़ाई, एक को लंबाई मान लेंगे, ए लंबाई मान लीजिए, बी चौड़ाई है, तो 20 बढ़ रही है, चौड़ाई घट रही है, फिर 20 गुणे -10 कर देंगे, 100 कर देंगे, 0 0 कर देंगे। अब यहाँ घटाएंगे 20 से 10 तो 10 आएगा, देख रहे हैं 10 + 10 आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस आपका 2 आ रहा है, तो 10 से 2 गया 8 बचा, अभी भी 8% की वृद्धि, चूंकि उत्तर प्लस में आ रहा है इसलिए वृद्धि हो रही है, क्योंकि लंबाई ज्यादा बढ़ा रहा है, चौड़ाई कम घटा रहा है। ठीक है, यही सेम बढ़ाता सेम घटाता तो क्या हो जाता, कमी हो जाती। अगर 20 की वृद्धि या 20 की कमी तो डायरेक्ट बस कर देना है 20 के वर्ग बटा के 100, यानी 4% की इसमें कमी आ जाती क्षेत्रफल में ऑल ओवर। ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वृद्धि कमी वाला देगा, कई बार तो ये पूछा है इसी टाइप का। ठीक है, तो ये इस तरह से लगा लेना है आपको। आगे है जो है रिवीजन के तौर पे, कह रहा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखिए कहता है कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में नहीं आता, माध्य है, माध्यिका है, बहुलक। यही माध्य, माध्यिका, बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में यही 3 मापें होती हैं, लेकिन परास नहीं होता। परास का मतलब अभी आपने पढ़ा कि जो यानी यहाँ पर देख रहे थे, जो हाईएस्ट प्रेक्षण है अधिकतम प्रेक्षण में से न्यूनतम प्रेक्षण को घटा देते हैं, यानी हाईएस्ट में से लोवेस्ट को घटा देते हैं, जो अंतर आता है वही परास होता है। तो परास नहीं है इसमें। अब देखिए यहां पर एक कह रहा है 41 लिखा है, 7 Z और 8 लिखा है, कहता है यह संख्या 9 से विभाज्य है। तो देखिए ये विभाज्यता से निश्चित रूप से आपसे एक सवाल क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो खास करके जो है 3 से डिवाइड होने का, 11 से डिवाइड होने का, 9 से डिवाइड होने का, 8 से डिवाइड होने का नियम पर ज्यादा पूछता है। यहां कह रहा है जेड के जगह कौन सी गिनती रख दी जाए कि 9 से कट जाए। आपको पता है कि इन सभी जो ये संख्या दी गई है इसके अंकों को आपस में जोड़े, यदि वह 9 से कट जाए तो पूरी दी गई संख्या कट जाती है 9 से, यानी 4 धन 1 धन 7 और धन जेड को खाली जगह छोड़ दीजिए धन 8। तो देखिए 5 हो गया, यहाँ 4 1 5, 5 है 7 5 12 8 20, 20 लिखा, 20 आ रहा है। अब 20 तो 9 से कटेगा नहीं, अब 9 से बड़ा 9 दूना 18, इसके आगे जो होगा इससे बड़ा वो 9 तिलिक 27। तो 20 में क्या जोड़ दिया जाए कि 27 हो जाए, तो 7 जोड़ने की जरूरत है। अगर हम लोग जेड के जगह 7 लिख देते तो इसका पूरा योग 27 आ जाता, जो 9 से कट जाता। जब इनके अंकों का योग 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। यही 3 से कटने का नियम है। 8 से कटने का नियम यह है कि अगर इकाई और दहाई का अंक, यदि इकाई, ध्यान देना है, देखिए इकाई और दहाई का अंक यदि 8 से कट रहा है, नहीं सॉरी 4 से कटने का नियम यह है इकाई दहाई का अंक 4 से कट जाए, और अगर 8 से है तो इकाई दहाई फिर सैकड़ा, तीनों अंकों को यदि लास्ट वाले 3 अंक 8 से पूरे कट जा रहे हैं तो पूरी संख्या आपकी जो है कट जाती है 8 से। ठीक है, तो ये जितने भी विभाज्यता के नियम हैं आप अच्छे से तैयार कर लें, यहां से निश्चित रूप से क्वेश्चन आते हैं। 11 से कटने का नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जैसे मैं कुछ संख्या बना ले रहा हूं, आपको समझा दे रहा हूं, जैसे 3 7 5 8 9 7 2 2 लिखा है। अब क्या यह संख्या 11 से विभाज्य है, तो इसको कैसे आप वो करेंगे, तो देखिए एक एक अंक आप छोड़, देखिए विषम स्थान पे आने वाला अंकों को एक साथ ले लो और सम स्थान पे आने वाले अंकों को एक साथ लेके जोड़ लीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, उनके दिमाग में होता है कि सम संख्या और विषम संख्या, ऐसा नहीं है। सम स्थान पे आने वाले अंक एक जगह जोड़े जाएंगे, विषम स्थान पे आने वाले अंक एक जगह जोड़े जाएंगे, या आप एक एक छोड़ के जोड़ लो और जो बचे हैं उसको एक साथ जोड़ लो। देखो जैसे विषम स्थान पे आने वाले 1 के बाद 3, तो यहाँ क्या है, देखो 7 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 9 है। देखो 8 7 15, 7 2 9, 9 5 14, 24 आ रहा है, यानी ये इन विषम स्थान वाले अंकों का योग 24 है। सम स्थान वाला जोड़ो 5 3 8, 8 9 8 17 18 19, तो 19 आ रहा है, यानी सम स्थान पर आने वाले अंक 19, अब विषम पर आने वाला 24। अब इसका अंतर करते हैं, यदि अंतर 11 से कट जाए, देखो या तो घटाने पे 0 आए, या तो अंतर जितना आ रहा है वो 11 से कटे, तो अब आप देख रहे हैं अंतर तो ऑलरेडी 11 से कम आ रहा है। इसका मतलब यह दी गई संख्या 11 से कटने वाली नहीं है, या तो इसका अंतर 0 आ जाए या वो 11 से कटे। ठीक है, तो 11 वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप तैयार कर लेंगे। आगे चलिए हम लोग देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और बचे होंगे। ये हो गया। अब देखो एक बड़ा यूनिक क्वेश्चन घातांक है, 2 की घाते -1, फिर मझला कोष्ठ, फिर -1, इसकी वैल्यू बतानी है।
देखिए 2 की घात -1 है तो ये कैसे प्लस में जाएगी, इसको आप 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की घात -1 है, इसको बटा में भेज देंगे तो प्लस हो जाएगी। अब मझला कोष्टक में देखो इसकी घात माइनस लगी हुई है, तो देखो जब किसी भी संख्या का पावर माइनस में हो ना, तो यदि उस संख्या का आप पलट देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं तो प्लस हो जाए। अगर पावर को प्लस में करना है तो बेस को उलट देना होगा, यानी बेस इसका 1/2 है तो इसका उल्टा 2/1 होगा। अब यह 1 प्लस में बदल जाएगा, यानी 2 की घात 1 का मान देखा जाता है, यानी आप अगर 1 का भागा 2 में देंगे तो 2 ही आएगा। 2 की घात 1 का मतलब कितना आ गया मेरे भाई, 2 आ गया। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे इसका पूरा वैल्यू कितना आ गया, 2। इसका सही आंसर 2 है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया था कि उसमें और 2 कैसी संख्या है भाई, तो आप बताएंगे एक अपरिमेय एक अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, जो किसी से नहीं कटती है, एक से और स्वयं से कटती है। चलिए ठीक है, यह भी क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखते हैं हम लोग लास्ट में कुछ जैसे कहता है 2/3 एवं 3/4 का लसाअ। देखिए 2/3 और कह रहा है 3/4 का लसाअ आपसे पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं है। लसाअ, भिन्न का लसाअ कैसे लेते हैं भाई, जिसका मान लीजिए भिन्न का लसाअ पूछ रहा है तो जो पूछेगा, जैसे इसी का मौसा कहता, पहले समझो लसाअ कैसे निकलेगा। तो आप पहले अंश वाली संख्या को ऊपर लिख दीजिए 2 3, हर वाली को नीचे लिख दो। अब जो पूछेगा वो अंश का वही होगा, जैसे 2 3 का हम क्या लेंगे यहाँ पे लसाअ, और फिर जब इसका लसाअ ले लेंगे तो नीचे वाले हर का क्या ले लेंगे, मौसा। तो जैसे लसाअ पूछेगा, भिन्न का लसाअ बताना है तो अंश का लसाअ निकलेगा, हर का मौसा निकलेगा। अब 2 3 का लसाअ कितना होगा, 6, और 3 4 दोनों अभाज्य संख्या, तो इसका मौसा 1 आएगा, यानी आंसर 6 हो जाएगा। और अगर इसी का मौसा कहा होता, मान लीजिए यहाँ पूछ रहा है मौसा बताओ, तो कुछ नहीं, अब आप 2 3 का महत्तम समापवर्तक निकालते, लेकिन 3 4 का आपको क्या लेना होता, लसाअ। तो 2 3 का मौसा क्या आएगा भाई, 1 आएगा। 2 और 3 1 से कटेंगे, क्योंकि 2 और 3 अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका मौसा हर हाल में 1 आएगा। और लसाअ क्या होने वाला है भाई इसका, जरा देखो आप, तो 3 4 का लसाअ 3 चौको 12, इसका 1/। तो याद रखना, आप ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या पूछा गया है कि भिन्न का लसाअ और भिन्न का मौसा, तो जो दिया रहेगा वही अंश का होगा। अगर लसाअ पूछ रहा है तो अंश का लसाअ, हर का मौसा। चलिए समझ में आ गया। अगला एक घातांक का क्वेश्चन है, 0.125 का पावर 2/3 का मान। तो कुछ नहीं करना, इसको पहले दशमलव संख्या है तो इसको भिन्न में बदल लो आप, तो 125/1000 लिख देंगे। इसकी घात 2/3 है। अब एक चीज ध्यान देना है कि 125 को क्या लिखेंगे, 5 की घात 3, और 1000 को 10 की घात 3 लिख सकते हैं, तो आपका 1000 आ जाएगा। अब इसका गुणा इसमें भी कर दो, इसमें भी, 5 की घात 3 2/3 और 10 की घात 3 2/3। 3 से 3 कटेगा, 5 की घात 2, 10 की घात 2, 5 की घात 2 25, 10 की घात 2 100। 25/100 को क्या लिखा जा सकता है, 0.25, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन लिए गए थे, ये सुपर फास्ट तरीके से समझाने का लिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए तो कहीं कोई दिक्कत ना हो। देखिए 10 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, कोई बात नहीं, ठीक है, और इसमें एक जीवा है जो इससे 6 सेमी दूरी पर है। ध्यान देना है, ये त्रिज्या इसकी 10 सेमी है, और जो ये जीवा है ना, ये जीवा बोली जाएगी, ये वृत्त की जीवा है, और केंद्र से कितना दूरी पर है, 6 सेमी दूरी पर है। तो आपसे कह रहा है जीवा की लंबाई बताओ, यानी ये पूरी लंबाई बताना। हम एक चीज ध्यान देना, जो लंब होता है ना, वो जीवा को 2 बराबर भाग में बांट देता है। इसका मतलब अगर हमको यहाँ से यहाँ ये चीज मिल जाए तो इसका डबल कर देंगे तो हमारी जीवा निकल जाएगी। तो जीवा पूछ रहा है तो बहुत आसान है, देखो इसको O मान लो, इसको A मान लीजिए, या B मान लीजिए, इसको P। अब देखो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये विकर्ण है, ये लंब है, आपको आधार बताना है। तो कैसे निकलेगा भाई, कुछ नहीं, आप भी 10 का वर्ग कर लीजिए और उसमें से 6 का वर्ग आप घटा दीजिए और फिर वर्गमूल ले लीजिए, जो आएगा वह आपका AP का मान आ जाएगा, मतलब ये दूरी आ जाएगी। क्योंकि विकर्ण पता है ना, लंब पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, तो देखिए 100 हो जाएगा, और ये 36 हो जाएगा, 64 आएगा, इसका वर्गमूल 8, यानी यह जो है जीवा का आधा 8 सेंटीमीटर है, तो यह भी 8 होगा। आप पूरा 8 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ये बहुत मौखिक होता है भाई, त्रिज्या दिया गया है, जीवा से दूरी दी गई है, तो बड़े आराम से निकल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है वो ये है
कि दो वृत्त की परिधि का अनुपात दिया गया है, यानी दो वृत्त की परिधि का अनुपात, दो वृत्त है उनकी परिधि का अनुपात आपको दिया है 3:1, ठीक है, 3:1, और इसके क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देना परिधि का जो अनुपात है ना, जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो बस परिधि ही दिया हो, चाहे यहाँ त्रिज्या दिया हो, चाहे अगर यही चीज यहाँ ये कहता कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3:1 है तो भी वही बात बोलता अनुपात, या कहता इनके जो है व्यासों का अनुपात है 3:1 तो भी क्षेत्रफल निकालने के लिए वही काम करते आप। बस कुछ नहीं करना है आपको, बस इसका वर्ग कर देना है, 3 का वर्ग असंबंधे 1 का वर्ग, यानी इसी के रेशियो का वर्ग कर दीजिए तो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 9:1। परिधि का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, बस इनका वर्ग कर दीजिए, आ जाएगा। तो इस तरीके से 25 सवालों पे हम लोगों ने पूरा डिस्कस करने का काम किया। दोस्तों ये वास्तव में एक तरीके से मैराथन वीडियो थी और इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन, काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट को भी मैंने क्लियर करने का प्रयास किया, काफ़ी मेहनत किया, कोशिश की। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि दोस्तों यूपी टेट एग्जाम होने वाला है। इसी के मद्देनज़र यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा प्यार मोहब्बत देते हैं, यदि आप इसको अच्छे तरीके से देखते हैं, वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर देते हैं, तो मैं इस तरीके की 4-5 जो है मास्टर वीडियो 2-3 दिन के अंदर ला के दे दूंगा और आपका जो है काफ़ी जो कुछ भी थोड़ा बहुत डाउट होगा वो सारे डाउट दूर हो जाएंगे। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।